शादी के 2 साल बाद मेरे देवर ने हमारी शादी की सालगिरह मनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मेरे देवर ने हमारी सालगिरह बड़ी धूमधाम से की और सालगिरह पर आने वाला सारा खर्चा भी मेरे देवर ने किया। मेरे देवर ने सालगिरह पर मुझे एक नया ड्रेस गिफ्ट किया और हमारी सालगिरह की वीडियो भी बनवाई। और जब वो वीडियो बनकर आई तो मेरे देवर ने मुझसे वो वीडियो मांग ली। देवर कहने लगा कि सालगिरह की वीडियो दे दो, मैं टीवी में लगाकर देखूंगा। मैं उसे वीडियो दे देती, फिर वो अपना कमरा लॉक कर देता। 1 घंटे बाद वीडियो वापस करता और साथ ही 5,000 का नोट देता। पर अब मुझे शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब एक दिन वीडियो देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई, पर जैसे ही उसने टीवी पर वीडियो लगाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वीडियो में तो मेरे साथ। आज जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक ड्रामा चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे शोहर को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहां भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बुड़बुड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी ड्रामों में तो सिर्फ देवर भाभी और नंद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 14 साल का था और मेरा बहुत एहतराम करता था। अभी मैंने टीवी बंद ही किया था कि मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ गई। रात के 8 बज रहे थे। अभी तक तो मेरे शोहर को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे ज्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का तो इंतजार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा, मगर जब 9 बजे तो मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। कहीं मेरे शोहर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो फोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करवाओ, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाजा खोला तो मेरा शोहर सामने खड़ा था। अभी मैं उसकी खैरियत पूछने ही लगी थी कि नजर उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हस्ती जंजलों की जद में आ गई। वो मेरी सौतन ले आया था। मैंने दहलकर सीने पर हाथ रखा। मैं क्या देख रही थी? उसने ऐसा क्यों किया था? हमारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की ही कमी थी। लेकिन मेरे शोहर ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और अब अचानक से शादी। मैं बेयकीनी सी वहीं खड़ी हो गई और वो अपनी बेगम को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूं छुपकर धोखा देने की क्या जरूरत थी? मेरे शोहर ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से दूसरी शादी की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने शोहर की वफादार रही हूँ। मेरे शोहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया और कहा कि ये देखो अपनी आंखों से, तुम मेरी पीठ पीछे किसके साथ रंगरलियां मनाती रही हो। मैं एकदम से चकरा कर रह गई। इस इंकशाफ पर मेरा दिल चाहा कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। उसमें तो मैं कई लड़कों के साथ। मैं वीडियो देखते ही सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले माजी में पहुंच गई, जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरा नाम शाजिया है। मैं अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। एक अब्बा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले थे, इसीलिए बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब शादी की फिक्र में अब्बा वक्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के काम काज सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा से सिलाई सीखकर अब्बा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे नंबर वाली बाजी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। अब्बा और अम्मा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूंगी, मगर मैं शुरू से ही बागी तबीयत की हामिल थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहां अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती और एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था। मैं अपनी बहनों की निस्बत थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था
कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूंगी या फिर किसी ऐसे घर में जहां लोग ज्यादा ना हो और मैं रानी बनकर राज करूं। किस्मत ने जल्द ही मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात अरशद से हो गई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी और वो मेरी दोस्त का रिश्तेदार था और उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी के पीछे बहुत लड़कियां थीं, मगर मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया था कि तुम इससे मेरी बात करवाओ। अपनी दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अकेला है, माँ बाप नहीं है, अपने छोटे 10 साला भाई के साथ रहता है। उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूं मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए कायल करके हमारे घर रिश्ता लेने भेज दिया। उसका छोटा भाई 10 साल का भी साथ था। मुझे वो छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है, इससे प्यार से पेश आऊंगी तो वो मान जाएगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरे शोहर कमरे में आया ही था कि उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भागकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर चोट लगवा बैठा था। मेरा शोहर उसे अपने ही कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात वो अपने भाई की दिलजोई में लगा रहा और मैं जलती रही। मुझे समझ आ रही थी कि वो लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। उससे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रफ्ता रफ्ता मेरे शोहर को भी ये बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि मेरा भाई अभी छोटा बच्चा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। खुदा गवाह है कि मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे सहे। बहुत कोशिश की कि वो मुझे कबूल कर ले, मगर वो उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायतें लगाता और मुझे डांट पड़वाता। मैंने भी सोच लिया था कि बस अब बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब इसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने शोहर के कान भरने शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने इसे सिगरेट भी पीते देखा था। मैंने खुद ही सिगरेट की एक डब्बी उसके स्कूल बैग में छुपा दी और मेरे शोहर ने जब तस्दीक करने की खातिर उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डब्बी निकली। वो बहुत कहता रहा कि ये मेरी नहीं है, मगर मेरे शोहर ने उसकी एक ना मानी और मेरे मशवरे पर उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो रोता रहा, मगर उसकी अच्छी सोहबत और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मेरे शोहर ने उसको घर से दूर भेज दिया था। वो 2 साल से वहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। मुझे कोई परेशानी और कोई झंझट नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। मैं खुश थी कि अब वो 5 साल वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में भी घर आने से मना कर दिया था। मैं भी खुश थी। मुझे उम्मीद थी कि वो अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वो इस बार की छुट्टियों में घर आ गया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। उसने कद निकाल लिया था। अब वो अपनी उम्र से 2 बरस बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वो घर आया है तो जरूर फिर से मेरे खिलाफ महाज खोलेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। वो बहुत सुलझ गया था और पहले की तरह बदतमीज भी नहीं रहा था। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे शोहर भी उसकी बदली हुई आदत से बहुत मुतासिर हुए थे। एक दिन मेरा देवर नुमान मुझे कहने लगा, भाभी, आपकी शादी को 2 साल गुजर गए हैं। मैं आपकी शादी की सालगिरह मनाना चाहता हूँ और सालगिरह का सारा खर्चा भी मैं करूँगा। मेरा शोहर उसकी तरफ देखने लगा और बोला कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब मेरा देवर बोला, स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं एक होटल पर काम करता था और मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं। मैंने और मेरे शोहर ने बगैर किसी इतराज के उसकी बात मान ली और यूं मेरे देवर ने हमारी शादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से की। मुझे नया सूट भी गिफ्ट किया और सालगिरह की वीडियो भी बनवाई। जब वीडियो बनकर आई तो मेरे देवर ने मुझसे वो वीडियो मांग ली। कहने लगा, मैं टीवी पर वीडियो देखकर आपको वापस कर दूंगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और वीडियो लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे वीडियो ले ली और अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ न आया कि भला कमरे को लॉक लगाना क्या जरूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे वीडियो देकर शुक्रिया कहा और साथ ही 5,000 का एक नोट मुझे पकड़ा दिया।
मैंने हैरानी से पूछा कि ये किस लिए? तो कहने लगा, आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई थी। अक्सर अब वो शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था। वैसे भी नोमान 2 महीने की छुट्टियों के लिए ही आया था। अगले दिन फिर से मेरे शोहर के काम पर जाने के बाद उसने मुझसे वीडियो मांगी। मैंने हैरत से पूछा कि कल दी तो थी। कहने लगा, भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के वक्त मैंने पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। उसकी वजाहत पर मैं मुतमईन हो गई। उस रोज भी वो कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद वीडियो वापस दी और साथ ही फिर से 5,000 का नोट भी दिया। मैंने उसे देखते ही हैरानी से पूछा कि ये 5,000 किस लिए? कहने लगा, आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है, रख लें ये पैसे, भाई के ही हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को बता देंगी तो वो फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझकर बताइएगा। मेरे शोहर ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर इसके बावजूद मैं लालच में आ गई। शोहर के काम पर जाने के बाद मेरा देवर मुझसे वो ही वीडियो मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे के बाद वीडियो के साथ 5,000 का नोट भी देता। कहता था, भाभी इन पैसों को संभालती जाएं और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक में मुब्तला हो जाती कि इतने पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं। मेरा शोहर इतना भी मेहरबान नहीं कि उसे रोज 5,000 जेब खर्च के लिए दे दे। फिर कौन देता है? 1-2 बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई बैंक अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे शोहर के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे शोहर के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे शोहर को लाजमी पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके वीडियो देखना और मुझे नया सूट और पैसे देना, ये सब शक में डाल रहा था। मैंने 1-2 बार कमरा खोलने की कोशिश की, मगर उसने दरवाज़ा ना खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला। कहने लगा, भाभी जब मैंने कमरा बंद किया होता है तो दस्तक ना दिया करें, मैं बहुत ज़रूरी काम में मशगूल होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, ये करता क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं कि एक रोज़ एक 5,000 का नोट मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि ये सारा चक्कर है क्या। अगले दिन वो शाम के वक्त कमरे से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे चली गई कि देखूं तो सही ये जा कहाँ रहा है। वो बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई। क्या उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया था? और उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? मेरा सर चकराने लगा था। बैंक से सीधा वो घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद मुझसे सालगिरह की वीडियो लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं उसके कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए बैठी थी, क्योंकि अगर वो वीडियो देख रहा था तो उसकी आवाज़ भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में नहीं है। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वो करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे ही उसने वीडियो मांगी, मैंने वीडियो दे दी। इससे पहले कि वो कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, अब उठूंगी तो वीडियो दे देना। कहने लगा, ठीक है। मैंने कहा, अच्छा जाओ, ज़रा बाहर देखो कौन आया है। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने लॉन से ही आवाज़ दी, भाभी गेट पर कोई नहीं था और अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वो क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर ऑन किया और वीडियो उस पर चला दी। कुछ देर वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर कंप्यूटर पर किसी और लड़के की शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ दुल्हन मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ मुख्तलिफ था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे, शादी का सारा सेटअप भी कुछ और था। मेरे हवास खता हो गए कि मेरा देवर ये क्या कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में किसी और लड़के के साथ। मैंने उसी वक्त अपनी जगह छोड़ दी और उसकी तरफ आकर गुस्से से देखा। वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। उसे जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके कमरे में आ जाऊंगी।
हकलाकर पूछने लगा, भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में लॉक लगाकर क्या करते हो, इसीलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूं, और मैंने देख भी लिया। मैंने कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है, मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूंगी। वो जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं भाई को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग करना सीख रहा हूँ। वहाँ स्कूल में बहुत से लड़के कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग करते थे, उनकी तरफ देख देख कर मुझे भी शौक होने लगा और मैं भी ये काम सीखने लग गया। हम लोग सिर्फ शौकिया करते थे, मगर फिर हमें प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें उसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी सालगिरह की वीडियो के साथ क्या करते हो। मेरा देवर कहने लगा, भाभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे एक शादी की वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि उस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल देने थे। मैं बस यही कर रहा था। आपकी वीडियो ऐसे ही किसी भी शादी में जोड़ देता था और मुझे उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं, इस वीडियो में से मैंने सब कुछ तब्दील कर लिया है। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही कुछ गलत कर रहा हूँ। लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियोस नहीं बनवाते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लाखों रुपए ले लेते हैं, इसलिए 10-15 हजार देकर हमसे इस तरह की वीडियो बनवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी, भाई ने भी शादी पर वीडियो नहीं बनवाई थी, इसलिए मैंने आपकी सालगिरह की और आपको एक लाल कलर का नया सूट लेकर दिया, जिसे पहनकर आप बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लग रही थी। प्लीज ये सब भाई को ना बताइएगा। भाभी मेरा अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई और जो कुछ वो बता रहा था वो सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा था। मैं मुतमईन हो गई। रोज के 5,000 मिल रहे थे, मुझे और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो मुतमईन था, मगर जाने दिल को क्यों तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने का खटका दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोट किया कि अब जाने मेरा शोहर का रवैया कुछ बदलने लगा था और वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज्यादा सीरियस ना लिया, मगर अब शोहर के साथ खड़ी उस दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि मैंने क्या किया है। जब मेरे शोहर ने मेरे सामने मोबाइल किया और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी हो, मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। तब मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिसमें मैं दुल्हन बनी हुई थी और वो उसे किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिटिंग की है, ये उसका काम है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे शोहर ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना ही नहीं आती। मैं तो सन्नाटे में आ गई थी। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने शोहर को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये तस्वीरें और वीडियो झूठ है। आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये नकली वीडियो है। मेरा शोहर कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवाऊंगा, अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? वो कहने लगा, आपने क्या किया वो भूल गई हैं। मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी भर दी और मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से नफरत पैदा हो गई थी। इतना शुक्र है कि मुझे एडिटिंग करनी आती थी। मैंने कहा कि तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे शोहर की जिंदगी से निकाल दोगे। सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। वो हंसकर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सब सच सामने आ जाएगा। इसके बाद मेरा भाई आपसे माफी भी मांगेगा, मगर एक काम जो वो कभी नहीं करेगा,
वो अपनी बीवी को छोड़ देना है। मेरा भाई इतना अच्छा है कि दूसरी भाभी की जिंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी इसी तकलीफ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी अपने शोहर को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ वो आपके ही एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकलवाता रहा हूँ। मैंने रोते हुए अपने देवर को खूब बातें सुनाई, मगर वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी, मुझे घर से दूर स्कूल में भी तो आपने ही भेजा था। मैंने ये सब कुछ वहीं से सीखा है। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियां खत्म हो गई हैं। मैं कल चला जाऊंगा। कल को अगर भाई को मालूम हो भी जाए कि ये सब मैंने किया है तो क्या होगा? वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कितना अरसा नाराज रहेंगे? आखिर मैं उनका खून हूँ। एक दिन मुझे माफ कर ही देंगे। आपसे भी माफी मांग लेंगे। मगर आपका नुकसान हो गया, अब आपको भी मेरे भाई को शेयर करना पड़ेगा। वो ये कहकर वापस चला गया था। उसने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा हुआ था। मेरे शोहर को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन अपने जज्बाती फैसले के पेश नजर दूसरी शादी तो वो कर ही चुका था, और उस लड़की को वो अब तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था। अब मुझे सारी जिंदगी अपने शोहर को शेयर करना पड़ा था। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और मुझे भी अपने किए की सजा मिल चुकी थी।